हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का 1916 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आज आपको हम कराने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट एग्ज़ामों में जाते हैं और एग्ज़ामों में जाने के बाद वो ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है लेकिन फिर भी गलत करके आते हैं। उसका कारण है कि मूल फैक्टों पर ध्यान नहीं जाता है। इसको पढ़ के हम निकल जाते हैं लेकिन इस पर कैच नहीं कर पाते हैं। इस कारण होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए आज हम इस पे एक वीडियो बना रहे हैं और इसी टाइप का मेरा वीडियो आते रहेगा ताकि ऑल फैक्ट आपको करा दें। और किसी भी पीसीएस एसआई, क्योंकि ये बड़े एग्जामों में जब आप जाइएगा तो आपको फैक्ट ही अब आएंगे। अब कंपटीशन भी वास्ट हो गया है और जैसे जैसे वास्ट होगा आपसे यही सारे फैक्ट पूछे जाएंगे और इन फैक्टों को आज हम क्लियर करवाने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में हुआ था और 1916 में इसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। पहली कौन है तो उदारवादी एवं उग्रवादियों का पुनः एकीकरण किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हुआ था और होम रूल आंदोलन, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई नेताओं को ताकतवर बना देते हैं और कांग्रेस जैसे बड़े बड़े गुट को कमजोर बना दिए थे। और यही होम रूल लीग जो हुआ, होम रूल आंदोलन जिसे हम कहते हैं, ये होम रूल आंदोलन ही ये दोनों समझौताओं का जनक है। अब कैसे है दोनों समझौताओं का जनक, ये अभी हम आपको वीडियो में एक एक फैक्ट क्लियर करवा के आप लास्ट तक बने रहें। और मेरा अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले है उदारवादी एवं उग्रवादियों का पुनः एकीकरण। तो उदारवादी एवं उग्रवादियों का पुनः एकीकरण हुआ जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। किनको तो उग्रवादियों को कर दिया गया था कि चलिए भाई, इन दोनों में हमको बन नहीं रहा है, इनका विचारधारा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है, इनका विचारधारा उग्र है, यह कह के इन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद ये लोग इतना दिन तक लगभग 9 साल अलग अलग काम किए। 9 साल के बाद जब यहाँ सबसे मूल रूप होम रूल का क्यों आता है, क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वार का फर्क क्या पड़ता है कि कांग्रेस थोड़ा कमजोर होता जाता है। कांग्रेस कमजोर हो रहा था क्योंकि कांग्रेस से ब्रिटिश के लिए थोड़ा सा प्रचार भी हुआ था, जो कि गांधी जी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो वही होता है कि यहाँ पे 1907 में जब सूरत अधिवेशन में ये निष्कासित किया जाता है, उस टाइम तिलक और एनी बेसेंट तो ऐसे नेता थे, ऐसे समाज सुधारक थे जो उभर के आए। खास करके तिलक उभर के आए क्योंकि तिलक जितने समूह के रूप में होम रूल आंदोलन चला रहे थे, बहुत ही भयावह रूप ले चुका था। और 1916 में तो उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस था। यही था कि जब तिलक और एनी बेसेंट दोनों को एकीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर इसके मुख्य शिल्पकार, मतलब क्वेश्चन आपको आएगा कि दोनों के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार कौन थे। तो मुख्य शिल्पकार कौन थे, तो एनी बेसेंट और तिलक, ये दोनों मजबूत स्थिति में थे। कांग्रेस को भी लग रहा था कि अभी इन दोनों के साथ समझौता कर लेने में ही भलाई है। अब देखिए, एक ट्रिक के रूप में आप ले सकते हैं कि 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस अध्यक्ष बनी क्योंकि उनका बहुमत बहुत ज्यादा हो गया था। गरम दल और नरम दल दोनों को एक कर लिया गया था और यही कारण था कि 1917 में और इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा होम रूल के वजह से बढ़ गई थी। और ये कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। उसके बाद देखिए, कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल, यही देखिए तिलक का जो पावर दिखाता है, यहीं पे दिखाता है कि कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल, इसका नाम ये क्वेश्चन में पूछता है कि कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल। ये बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सब में पूछा है कि कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल। तिलक के समर्थकों द्वारा लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए ट्रेन आरक्षित की गई थी। मतलब एक ट्रेन ही, अभी जैसे रैली होती है उसी टाइप से एक रैली के रूप में वहां पे गई। भयानक, बहुत ज्यादा भीड़ गई। यही कारण था कि एकदम तिलक का उस टाइम समर्थक जोर पकड़े हुए थे और तिलक उस टाइम पूरा इनका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा था।
इसीलिए कांग्रेस स्पेशल, इसमें देखिए 3 फैक्ट आपके सामने आ गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में इनको निष्कासित किया गया था। एकीकरण इनका किया गया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के दोनों के प्रयासों से इनका एकीकरण किया गया। 1917 में इसी का परिणाम स्वरूप था कि 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कलकत्ता अधिवेशन में और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद ये बहुत फैक्टेबल है जो कि अक्सर कोई लोग पढ़ता नहीं है। कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल तिलक के समर्थकों द्वारा लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए ट्रेन आरक्षित की गई थी और ये प्रचलन सा चल गया कि जो पावरफुल नेता होते थे उनके तरफ से ऐसा किया जा रहा था। अपना प्रदर्शन, अपना पावरफुल, जो अभी के रैलियों में आप देखते हैं एकदम वैसे ही। तो चलिए, इससे रिलेटेड इतना ही फैक्ट था, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है। हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यहां भी देखिए बाल गंगाधर तिलक का पावर यहां भी दिखेगा आपको कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों समझौता करवाने का जो मुख्य किरदार निभाने वाले थे, यही दोनों मिलकर निभाए थे। तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौते का मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, एक एक दोनों तरफ से हो गए। चलिए देखिए, कह रहा है कि इसको क्या कहा जाता है, लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ये एक अस्थायी समझौता था। उदारवादी एवं उग्रवादी ये क्या किया गया, एकीकरण किया गया, मतलब मिक्स हो गया, जैसे पहले था वैसे ही हो गया। लेकिन ये एक समझौता था, दोनों अपने अपने जगह पर था ही, लेकिन दोनों का क्या था, एक साथ सम्मेलन करेंगे। तो यहाँ 1916 में एक साथ बैठे थे। 1916 में कौन थे? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1916 में अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये एक राजनीतिज्ञ थे। अब तो क्वेश्चन ये भी पूछने लगा है कि अंबिका चरण मजूमदार थे क्या? तो राजनीतिज्ञ थे। उस टाइम ज्यादातर राजनीतिज्ञ ही बनते थे, तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। और उस टाइम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1916 में भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये ध्यान रखिएगा 1916 में दिसंबर। अब ये भी पूछेगा इसमें कि कब, किस मंथ, ये मत ध्यान दीजिएगा कि 1916 से काम चल जाएगा, नहीं, आपसे पूछेगा कि दिसंबर 1916 में, 1916 किस मंथ में? तो दिसंबर में, सबसे लास्ट जाकर, क्योंकि इससे पहले होम रूल आंदोलन शुरू हो चुका था। उसके बाद ये होम रूल आंदोलन का पावर था कि इन दोनों को एक करवा के रख दिया। अब यहां देखिए, मुस्लिम लीग भी झुका हुआ था, कांग्रेस भी झुका हुआ था। कांग्रेस में तिलक जैसे और एनी बेसेंट जैसे नेता आ गए थे, जो कि चाह रहे थे कि पूरे भारत को एक कर दिया जाए। तो इस स्थिति में बाल गंगाधर तिलक और अली, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत बढ़िया आदमी थे, ये नहीं कि जब जाके नेहरू और इनमें पद के लिए लड़ाई होती है तब दोनों एक कट्टर दुश्मन की भांति व्यवहार करते हैं, और बहुत से उस टाइम तो भयानक ही हो गया। तो ये छोड़िए, आगे चलिए। यहाँ क्या बोला कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता क्या है, तो एक लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना 1916, ये एकदम गांठ बांध लीजिए। दूसरा है कि समझौते का मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ये है 19 स्मरण पत्र, 19 स्मरण पत्र, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या था? तो कह रहा है दोनों दलों के समकालीन राजनैतिक विचारों का साकार रूप। मतलब दोनों दल में तो पहले ही मतभेद था, कोई भी विचार मिलते नहीं थे। तो ये 19 स्मरण पत्र वही था जो दोनों दलों के विचार मिल गए, उसी को मिला के ये स्मरण पत्र बनाया गया था। तो यही था 19 स्मरण पत्र। तो ये कांग्रेस लीग समझौता का परिणाम स्वरूप था 19 स्मरण पत्र। अब एक देखिए, ये सबसे खराब चीज हुआ, मतलब तिलक के द्वारा लिया गया निर्णय, ये इसको हम खराब कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की स्वीकार। मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो मिंटो के टाइम में 1919 में हुआ था, उस टाइम मिंटो भी कहा था, मिंटो एक वायसराय थे, लेकिन मिंटो ने भी स्पष्ट स्वर में कहा था कि ये जो समझौता हो रहा है, ये समझौता तो हम करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे,
और उन्हें एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजा भी गया था, तो वो तो इसको रोक नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ये आगाह किया था कि ये समझौता जो हो रहा है कि मतलब हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो कर रहे हैं, ये भविष्य में भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और वही गलती यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस द्वारा ये एकदम पूछता है, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, जिस दिन दोनों का एक दूसरे में समझौता हुआ। चलिए आगे बढ़िए। 1916 से 1922 तक ये दोनों साथ कितना दिन रहे? तो 1916 से 1922 तक। कहता है कि लीग का मतैक्य का काल कहा जाता है। मतैक्य क्या काल का मतलब कि इतना दोनों के समर्थन में रहे, दोनों मिलकर साथ हर काम किए, और उसी टाइम ये सब क्या बोलता है, असहयोग आंदोलन वगैरह वगैरह हुआ। तो देखिए अब टूटा कब? टूटा 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ चौरी चौरा कांड के तहत। चौरी चौरा कांड घटी, गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया और 1922 में ये समाप्त हो गया। दोनों का समझौता भी टूट गया। तो इनका समझौता कब टूटा? ये मात्र 6 साल चला, 16 से 22 तक। तो ये एक याद रखने के लिए है कि असहयोग आंदोलन, यहाँ पर 3-4 फैक्ट आपको मिल जाएंगे। चौरी चौरा कांड 1922 में, असहयोग आंदोलन का समाप्ति 1922 में, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना। तो ये सब जो है आपको, ये दोनों समझौता टूटने का मूल कारण था। कहा तो जाता है समाप्त, लेकिन ये समाप्त होने का तो एक बहाना था कि असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, ये दोनों कर लिए, अपने आप को अलग कर लिए, लेकिन ये कारण नहीं था। ये दोनों एक दूसरे से मतभेद के रूप में ही काम कर रहे थे। 1916 से 1922 तक जितनी भी हुई, इसमें कुछ लोग ही चाहते थे कि सम्मेलन हो, बहुत लोग ये अपना रोना रो रहे हैं, ये अपना रोना रो रहे हैं। तो यही कारण था कि मुस्लिम लीग तो हर समय अपना अलग प्रतिनिधित्व का रोना रोते आया है, और यही कारण था कि ये दोनों 1922 में फिर जाकर, उस टाइम देश एक ढंग से गांधी जी से नाराज, बहुत क्रांतिकारी लोग गांधी जी से नाराज हो गए कि इतने बढ़िया आंदोलन को आपने रोक दिया, और ये सब कारण था कि इसका फायदा बहुत से लोगों ने उठाया। और चलिए नीचे, सरोजिनी नायडू, इनका एक वक्तव्य था कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था। सरोजिनी नायडू आप जानते हैं कि प्रथम गवर्नर उत्तर प्रदेश की बनी है, और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी बनी है। तो यही थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना वास्तविक में अच्छे नेता थे। बस वही सत्ता के लिए नेहरू और जिन्ना ने पूरे भारत को तोड़ के रख दिया। हमें तो ऐसा ही लगता है। अब आप पढ़िए, अपना अपना पढ़ने का थिंकिंग है। तो चलिए, ये हो गया आपका क्लियर। उदारवादियों एवं उग्रवादियों का पुनः एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता, इसमें जो जो फैक्ट था मैंने बता दिया। अब आइए होम रूल आंदोलन। देखिए होम रूल आंदोलन कब? तो ये भी 1916। ठीक है। होम रूल कहता है कि होम रूल आंदोलन मतलब ये आया कहां से, या होम रूल का मतलब क्या हुआ? तो होम रूल का मतलब क्या हुआ? घर का शासन। होम मतलब घर, तो घर का शासन हुआ। होम रूल यानी स्वशासन। तो यही है कि होम रूल कहां से आया? तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल आयरलैंड का, और एनी बेसेंट भी एक आयरिश महिला ही थी। उनका जन्म भी शायद 1847 के आसपास हुआ था, आयरलैंड में ही हुआ था। तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड का शब्द है, और इसका अर्थ जो होता है इसका अर्थ होता है स्वशासन। कहता है कि सर्वप्रथम इसकी स्थापना आयरलैंड में ही रेडमॉन्ड के द्वारा की गई थी। होम रूल की स्थापना सबसे पहले इसका यूज जो है प्रयोग किया गया था कहाँ? तो आयरलैंड में रेडमॉन्ड के द्वारा। वहां के एक नेता थे रेडमॉन्ड, राजनीतिज्ञ थे, उन्हीं के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। और वही चीज एनी बेसेंट, इसलिए एनी बेसेंट ने किया था क्योंकि एनी बेसेंट ने 2 जनवरी 1914 को ही अपने पत्र कॉमनवेल्थ में इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो वहीं से प्रेरित थी एनी बेसेंट। फिर है कि 1915 में, देखिए भारत से पहले अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? तो अमेरिका में। होम रूल लीग की स्थापना 1915 में कहां की गई थी? तो अमेरिका में। ये ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन कर देता है कि होम रूल लीग की स्थापना अमेरिका में किन्होंने की? लाला लाजपत राय ने। या लाला लाजपत राय ने कहां की? तो अमेरिका में की। चलिए आगे देखिए, 2 जनवरी 1916 को लंदन में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके महासचिव कौन थे? तो डी ग्राहम पोल थे। ये भी ब्रिटिश नागरिक ही थे, डी ग्राहम पोल। इन्होंने ही 2 जनवरी 1916 को, यानी भारत से पहले यहां भी हुआ,
तो ये ध्यान रखना है कि भारत से पहले 2 जगह होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, एक लाला लाजपत राय के द्वारा अमेरिका में 1915 में, और दूसरा 2 जनवरी 1916 को लंदन में। होम रूल लीग के महासचिव डी ग्राहम पोल थे। अब देखिए भारत में क्या स्थिति थी होम रूल की, इसके लिए हम एक डायग्राम बना दिए ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, आसानी से समझ जाइएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये तिलक का होम रूल है और ये एनी बेसेंट का होम रूल है, दोनों का एक ही ईस्वी में हुआ है, बस अंतर था कि तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में। ठीक है, तिलक का अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में। दोनों का क्षेत्र देख लीजिए, तिलक का था महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में तो था, लेकिन बंबई को छोड़कर, यह ध्यान रखिएगा कि बंबई में नहीं था, बंबई में नहीं था, महाराष्ट्र में था लेकिन बंबई में नहीं था। उसके साथ ही कर्नाटक में था, मध्य प्रांत कर्नाटक में था, इनका मुख्यालय भी कर्नाटक में ही था, मध्य प्रांत और बरार, मतलब 4 क्षेत्रों में। और एनी बेसेंट का कहां था, तो मद्रास तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडिया, और शेष भारत, मतलब जितना भारत में इनका तिलक का नहीं था, ये अखिल भारतीय था, ये सीमित क्षेत्र में था और ये अखिल भारतीय था। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट का जो था ये अखिल भारतीय था, मद्रास तमिलनाडु और शेष भारत, मतलब मद्रास तमिलनाडु में इनका गढ़ था, लेकिन ये पूरे, जैसे गांधी जी आके पूरे भारत का दौरा किए थे, वैसे ही एनी बेसेंट भी पूरे भारत की दौरा की थी, तब जाके इन्होंने भारत में अपना काम शुरू किया। पहले भारत के बारे में जानी, भारत क्या है, यहाँ गरीबी कैसी है, यहाँ किस टाइप के लोग रह रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद, इसीलिए इतना विख्यात हुए। बिना भारत के जाने आप आंदोलन कैसे कर सकते हैं बाहर से आके, तो वही चीज है। तो इनका महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत बरार, लेकिन इनका मद्रास तमिलनाडु और शेष भारत, एनी बेसेंट का मद्रास तमिलनाडु और शेष भारत। ठीक है, मुख्यालय देखिए, मुख्यालय तिलक का मुख्यालय जो था बेलगांव कर्नाटक में था, तिलक का मुख्यालय कहां था, तो बेलगांव कर्नाटक में था, और इनका मुख्यालय कहां था, अडियार मद्रास में था, इनका मुख्यालय अडियार मद्रास में था। मुख्यालय ध्यान रखिएगा, मुख्यालय बार बार पूछे जाता है। ठीक है, इनका मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक तिलक का, और इनका जो क्षेत्र में था, क्षेत्र अगर याद है तो मुख्यालय आसानी से आपको याद रहेंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत बरार, तो वही कर्नाटक में बेलगांव है। इनका देखिए मद्रास तमिलनाडु और शेष भारत, तो मद्रास में ही अडियार है। ठीक है, अब तो हमें नहीं लगता है कि बार बार इसको बोलने की जरूरत है। देखिए इनके अध्यक्ष कौन थे, तिलक के अध्यक्ष थे एनसी केलकर व जोसेफ बेप्टिस्ट, मतलब 2 लोगों में बांट दिए थे, इतना समन्वयता बढ़ा रहे थे कि 2 लोगों में दे दिए थे। एनसी केलकर एक भारतीय एक नन भारतीय थे, जोसेफ बेप्टिस्ट, ये ध्यान रखिएगा, एनसी केलकर और जोसेफ। अब बीपीएससी क्या कर रहा है या यूपीपीसीएस कि 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये दोनों नाम दे देगा, एक एनसी केलकर के साथ कोई और को घुसा देगा, एक जोसेफ बेप्टिस्ट को घुसा देगा, तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता लगेगा कि एनसी केलकर तो आप देख लिए, मार के चले आए दूसरा ही, फिर गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। इनका देखिए एक ही है, सचिव है जॉर्ज अरुंडेल, एनी बेसेंट का सचिव कौन है, तो जॉर्ज अरुंडेल है, मुख्यालय अडियार में और सचिव जॉर्ज अरुंडेल। देखिए ये बताए थे ना कि ये सीमित स्वरूप है, ये तिलक का होम रूल जो था ये सीमित था, कहाँ, महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत और बरार में, लेकिन इनका अखिल भारतीय स्वरूप था, मद्रास तमिलनाडु और शेष भारत में। तो ये भी पूछेगा कि सीमित स्वरूप किनका था और अखिल भारतीय स्वरूप किनका था। अब देखिए तिलक का उद्देश्य और इनका, यही मेन चीज है, उद्देश्य दोनों का मिल रहा है। उद्देश्य मिलने का कारण है कि बार बार जब एक ही उद्देश्य आपका मिलेगा तो संगठन होना ही होना है, नहीं कैसे होगा। तो वही है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बोले ही थे 1916 के अधिवेशन में बोले थे। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बीजी तिलक कब बोले थे, तो यही 1916 के अधिवेशन, दिसंबर 1916 के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में। अब लखनऊ अधिवेशन से अब जान लीजिए कि लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या हुआ, कितना चीज हुआ। आपको 90% चीज तो बता दिए हैं, अब 10% चीज बचा हुआ है। तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इधर एनी बेसेंट का कहना था कि स्वशासन की स्थापना, क्या करना था इनको, तो स्वशासन की स्थापना। ठीक है, एनी बेसेंट का। अब इनका कह रहा है कि प्रचार का माध्यम क्या था। देखिए ये भी आप पत्र पत्रिका में पढ़े होंगे, प्रचार का माध्यम, तो इन्होंने मराठा से और केसरी से किया। सब जानते हैं कि तिलक का ये दोनों था, मराठा और केसरी। ये भी ध्यान होगा आपको कि मराठा किस चीज का, मतलब किस भाषा में था,
तो मराठा अंग्रेजी भाषा का था और केसरी मराठी भाषा का। बस ये एक दूसरे के अपोजिट डिपोजिट है। इधर प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। एनी बेसेंट का ये प्रचलित है, पेपर बार बार आता है कि कॉमनवेल्थ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है इसमें कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। लेकिन अब ये पैटर्न चेंज होते जा रहा है। अब पूछ देगा कि होम रूल आंदोलन में कौन से दो पत्र एनी बेसेंट के प्रमुख थे, या एक कोई ऑप्शन में दे देगा कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया। तो इस टाइप से ही अब एक एक फैक्ट पे ध्यान रख के पढ़िए। कोई सिपाही का तो कर नहीं अब रहे हैं, आप जैसे ही पीसीएस, एसआई और एसएससी जैसे एग्जामों में बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन तो अब घुमाएगा ही। चलिए कुछ और फैक्ट है इसमें देख लेते हैं। तिलक ने कहा, हाँ, एनी बेसेंट ने कहा था कि उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है, उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। ये एनी बेसेंट ने कहा था, ये एनी बेसेंट में कहा था। ये पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है। यही कारण था कि 16 से लेके 18 तक इन दोनों का संगठन एक नहीं हो पाया था। जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त होता है 1918 में, ये दोनों में फिर एकरूपता आ जाती है और दोनों के समर्थक मान जाते हैं, और मानने के फलस्वरूप होता है कि 1918 में दोनों होम रूल लीग एक हो जाते हैं और एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा इसमें जो इनका कहना था ये भी सही था, क्योंकि ये महिला थी एनी बेसेंट, तो उनके कुछ समर्थक एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते होंगे, और भारत से बाहर ही थी, इसलिए बहुत लोग पहले, बहुत भारतीय जो विदेशी लोग थे उन पे विश्वास नहीं करते थे, और एनी बेसेंट थोड़ा तगड़ा मूड के थे, तो इसलिए इनके समर्थक नहीं करते होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बात एनी बेसेंट ने कहा था। इसके फलस्वरूप बाद में जाकर दोनों में एक दूसरा एकजुटता आई और 1918 में जाके दोनों होम रूल लीग 1918 में जाके एक हो गई। एक है फेबियन आंदोलन। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया। ये फेबियन आंदोलन था क्या? ये एक समाज सुधार आंदोलन था। फेबियन आंदोलन एक समाज सुधार आंदोलन था। ये ब्रिटिश से लाया गया था। एक फेबियन नाम के, फेबियन कुछ और उनका नाम है, ध्यान में नहीं आ रहा, फेबियन नाम के एक नेता थे, उन्हीं के द्वारा ये फेबियन आंदोलन चलाया गया था 19वीं सदी में, और वो उसी से प्रेरित होकर एनी बेसेंट यहाँ फेबियन आंदोलन चला रही थी। तो कह रहा है कि इसका प्रस्ताव ये कांग्रेस में भी डाली थी, लेकिन कांग्रेस में शायद पास नहीं हुआ, और एनी बेसेंट इसको पर्सनल अपना चलाती रही। एक समाज सुधार आंदोलन था। अब देखिए 2 जनवरी, शुरू में ही बताए थे कि 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की चर्चा की थी। 1914 में ही, 2 जनवरी 1914 में ही कॉमनवेल्थ, देखिए इसमें कितने फैक्ट हैं। यहाँ कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ आया, कॉमनवेल्थ इन्होंने प्रकाशित किया, और उसमें इन्होंने होम रूल की चर्चा भी की थी, और आगे जाके ये होम रूल स्थापित भी हुआ। तो अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब 1916 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको जरूर करके आइएगा। अगर पहले से कुछ इसके बारे में जान रहे हैं तो एक बार में आपका क्लियर हो गया, नहीं तो 2 बार वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना है, बस नेट पैक भराना है। तो चलिए, धन्यवाद।